की, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए, 4 डिग्रीज बाहर से ली, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पाकिस्तान में भी MBBS किया, उसके बाद बाहर जाके पढ़ा। आई डोंट थिंक कि लर्निंग और एग्ज़ाम्स जो है वो स्ट्रेसफुल हैं, जी। क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर नॉर्मल भी स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर लर्निंग इज़ व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, एंड अगर आप ये जुनून के साथ कर रहे हैं कि मुझे ये करना है इसलिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ, तो देन इट इज़ नेवर अ स्ट्रेस कि जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आपका पैशन बन जाता है, वो स्ट्रेस नहीं बनता। बात ये है ना कि घोड़ा और गाड़ी, अगर गाड़ी आप घोड़े के आगे बांध दें तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। राइट। हमेशा गाड़ी पीछे होती है, घोड़ा आगे भागता है तो पीछे गाड़ी होती है। मेरे मामू ने मुझे ये बात, वो 17 साल का था या 16 साल का जब मैं था, जी। तो मुझे कहने लगे, बेटा ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम पैशनेट हो किसी बारे में, चाहे वो तुम्हारी लर्निंग हो, तुम डॉक्टर बनना, कुछ भी बनना चाहते हो, राइट। तो हमेशा अपने पैशन को आगे रखना और गाड़ी को पीछे। अगर पैसा, क्या तुमने पैसा सोचा है कि आउटकम्स का पैसा है और मुझे पैसा ही कमाना है और इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, तो फिर वो गाड़ी है बेसिकली। राइट। इट्स ऑलवेज अ को प्रोडक्ट, इट्स एन आउटकम ऑफ व्हाट वी डू। राइट। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ये सोच के कि मैं लर्न करना चाहता हूँ, दिस इज़ द प्रोफेशन आई विल बी लिविंग इन, और फिर अच्छा, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, MRC साइक के इंग्लैंड के एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे साथ के जो कोलीग्स थे वो नोट्स पढ़ते थे, कोर्सेज अटेंड करते थे, इतनी छोटी छोटी, कहते ये हमने पढ़ लिया, यही MCQs में आएगा और यही हम पास करके ना एग्ज़ाम पास कर लेंगे। मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ता था, हज़ार पेज की, 500 पेज की, 1200 पेज की, तो कहते तुम पागल हो, ये पूरी पूरी किताबें तुम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा मैं एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ नहीं रहा, मैं लर्निंग के लिए पढ़ रहा हूँ, पहली बात है। राइट। दूसरा बात है कि आई विल बी लिविंग इन दिस प्रोफेशन, यही नहीं कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम पास करना, उसके बाद मुझे बाद में भी मेरी नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज को अपडेट भी आपको करना है। तो अगर आपने कोर नॉलेज अपनी सही नहीं रखी और सही से नहीं पढ़ा कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो फिर आप अच्छे डॉक्टर नहीं, और अच्छे डॉक्टर नहीं तो क्या फ़ायदा आप ये काम कर रहे हैं। तो मैंने सारी किताबें A to Z और कई दफ़ा शुरू से लेके आखिर तक पढ़ी, और 8-8 10-10 दफ़ा पढ़ी। उसमें मार्किंग करता था कि येलो मार्किंग फर्स्ट रीडिंग पे होती थी, तो ग्रीन मार्किंग सेकंड रीडिंग पे होती थी, रेड मार्किंग थर्ड रीडिंग पे होती थी। इसके बाद एक खास अंडरलाइन मार्कर कलर अलग कर से होता था जो बिल्कुल ही जिस्ट होता था इस किताब का, कि जो मुझे पता होना चाहिए ज़रूरी। तो मुझे पता था कि कौन से कलर जो है ना क्या हाईलाइट कर रहा है, नो कलर बिल्कुल उसको, और कौन सा कलर किस लेवल पर इम्पोर्टेंट है। वेरी स्मार्ट मूव। तो ये मैं इस एग्ज़ाम्स के लिए कतई नहीं करता था। अच्छा। ये मैं इसलिए करता था कि रेफरेंस के लिए मैं निकालूंगा तो मुझे फिर एक दफ़ा जल्दी में अगर पढ़ना है तो मैं सिर्फ वो अंडरलाइन चीज़ें पढ़ूंगा कि जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल ठीक है। तो एनीवे, मैं स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने के लिए तो नहीं आया यहाँ पर कि क्यों कोचिंग किस तरह से करूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पैशनेट हैं, पहली बात है कि चूज़ वो चीज़ करें, और पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों को वो चीज़ करने दें जो वो बनना चाहते हैं। राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे केसेस में मैं देख चुका हूँ कि वो प्रेशर अभी भी है, दो के पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, बट उसके बावजूद भी, जैसे वो डॉक्टर फैमिली में से एक बच्चा मेरा है, वो बिलोंग करता है, वो कहता है कि जी वो फैमिली से प्रेशर है क्योंकि अब्बा भी डॉक्टर हैं, अम्मा भी हैं, तो उसको भी इवेंचुअली आगे जो सिस्टर और ब्रदर्स हैं, सिबलिंग्स में 2-3 डॉक्टर्स हैं, तो मुझ पे भी अभी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, तो उसको बर्डन को लेके चल रहा है वो। तो ये भी तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर बच्चे ने अपनी पसंद से कोई चीज़ चूज़ की और वो कहता है यार यही मुझे करना है, एंड अगर वो पैशनेट होगा ना, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेस लेवल तकरीबन 75-80% वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि वो कहेगा मैं जो भी पढ़ूंगा या करूंगा, मैं टाइम गुजारूंगा किताबों के साथ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू लर्न दिस बिकॉज मैं ये बनना चाहता हूँ, ये काम मैं करना चाहता हूँ और यही मेरा कैरियर होगा फ्यूचर में, एंड ही विल बी वेरी पैशनेट अबाउट इट, वो खुशी से करेगा। तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा सा ये होगा, डेडलाइन है, इतने अरसे के अंदर ये आपको पूरा करना है, बट इट विल बी मच ईजियर। उसके कंसंट्रेशन लेवल्स बेहतर होंगे, उसको याद ज़्यादा रहेगा, उसकी रिकॉल्स बेहतर होंगी, खुद चूज़ करेगा और एक्स्ट्रा पढ़ेगा उस चीज़ के बारे में, मैं समझता हूँ। इवन आउट ऑफ द वे जाके उसके ज़्यादा रिसर्च करेगा उस बारे में, अगर चाहता है कि भाई मुझे वालिद को या वालिदा को मुझे इस बारे में और किताबें ला दो, या मैं इंटरनेट पे और ज़्यादा सर्च कर लूँ। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई प्रमोट, कि अच्छी लर्निंग के लिए, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए आपकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में और क्या बनना चाहते हैं, और फिर आपको फुल सपोर्ट
साथ वालों की होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए माँ बाप की, टीचर्स की, और वो कॉम्प्लीमेंट करती है डेफिनेटली कि आपको सही डायरेक्शन में गाइड भी करें और हेल्प करें। जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है ना, तो फिजिक्स है ना कि बिल्कुल ठीक है। आपको फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, यस। उसको आपको कम करना है, एक्सलरेशन बढ़ानी है, आपको आपको मोमेंटम चाहिए, आपको स्पीड चाहिए। तो अभी तक मुझे फिजिक्स याद है इसलिए कि मैंने बड़ी दिल से पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाह जी वाह। स्पीड है तो वेलोसिटी टाइम एक्सलरेशन हाफ टाइम्स टू वेरी राइट। करके आप पूरा बनाते हैं कि स्पीड क्यों तेज़ होती है। तो आप इसलिए याद नहीं करते कि आपको रट्टा मारना है कि आप भूल जाएंगे। अगर आपकी 1986 87 की बात अगर आपको आज याद है तो इसका मतलब आपने दिल से याद की होगी बिल्कुल सही बात वरना है। याद नहीं होती। नहीं याद होती, वेरी राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका इंटरेस्ट होता है वही चीज़ आपको याद रहती है। और ये अब समझाना इसलिए भी ज़रूरी है, काउंसलिंग इसलिए करते हैं कि बच्चों में खास तौर पर मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर क्योंकि हो गया, तो बहुत ज़्यादा ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम इस वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ आए थे जब उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले डेवलप करना ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो बच्चों के ब्रॉटअप में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको फोर्सफुली चीज़ें जो है वो करने की पे मजबूर करते हैं, और फिर इवेंचुअली नतीजा ये निकलता है उस वक्त तो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सारी बात आपकी सुन रहे होते हैं, ज़ाहिर है कि वो नहीं वो कर सकते, आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे खामोश होता है, बट वो करते करते उनको उस तरफ ले जाती है। और इवेंचुअली फिर अगर ड्रग एडिक्शन ना भी हो अगर उसको ना भी यूज़ करें तो उसके अलावा भी हेल्थ इश्यूज़ आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ओवर ईटिंग का एक केस मैंने देखा था, ओवर ईटिंग इस वजह से स्टार्ट हुई थी ड्यू टू प्रेशर। मेरे लिए बड़ा हैरान था मैं कि वो प्रेशर उसके ऊपर डेवलप होता गया और उसकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती चली गई, होते 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 ओबेसिटी, और देन उसके बाद जब ओबेसिटी आती है तो आपको होता है सीरीज़ ऑफ आपको डिजीज़ हैं जो आपको पकड़ लेती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जो ओवर ईटिंग की इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद क्वेश्चंस आते रहे कि क्या ये तो वजह नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस में रखा है तो उसकी वजह से ईटिंग। अच्छा, फिर वो जब ईटिंग डेवलप होती है तो पेरेंट्स और उसको वो कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो अगर भूख लग रही है तो अच्छी बात है ये खा रहा है, उसको और इस तरफ ले आते हैं, और इवेंचुअली फिर वो उनके लिए कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बताइए कि काउंसलिंग कहाँ पे की जाए, पेरेंट्स की जाए या बच्चों की जाए, बताएं। आई थिंक बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी दोनों ज़रूरी हैं। और वो बात आपने जो ईटिंग की है, इट्स अ मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। होता है कि ये हर सिचुएशन पे लागू होता है, सिर्फ ईटिंग पे नहीं। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूटता है, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, जब स्ट्रेस हाई होता है, तो स्ट्रेस को कंपनसेट करने के लिए जो है ना बहुत सी और चीज़ें की जाती हैं जो कि मज़ीद आपको और गलत डायरेक्शन में जाती हैं और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं और मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं। लेकिन हाँ, माँ बाप को ये ज़रूर समझना चाहिए कि गलत प्रेशर ना डालें, बच्चों से प्यार से बात करें, उनसे पूछें। हाँ, बिल्कुल बच्चों पे भी ना छोड़ दें क्योंकि बच्चे कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं, दे नीड क्लैरिटी। और अच्छा, बच्चा अगर क्लियर है तो आस्क क्यों क्लियर है, किस लिए चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, मे बी ही हैज़ अ रीजनिंग और रैशनल है उसका, तो उसको समझें और उसको सपोर्ट करें। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं आ रहा, तो देन मे बी ही नीड गाइडेंस। और फिर उसको और कभी कभी मे बी अ डिलेड डिसीजन इज बेटर डिसीजन देन अर्लियर डिसीजन कि भाई चलो अभी नहीं ले सकते, एक आध साल बाद ले लेना, अभी जो कर सकते हो करो, ये भी सही है। कोई यही जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत है। एग्जैक्टली दैट्स माय क्वेश्चन कि हमने देखा है कि वो कहते हैं जी बहुत अर्ली एज से उसकी डायरेक्शन को सेट करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भी अनफोल्ड हो ही ना हो उसके सामने, और जब वो होंगी तो शायद वो अपना फैसला चेंज करना भी चाहे तो ना कर सके। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जी बहुत अर्ली या तो सेट कर दी जाती है डायरेक्शन या बिल्कुल ही नहीं की नहीं जाती। की जाती। ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग कोई मॉडरेट वे पे नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तीसरा प्रॉब्लम भी है जी यहाँ से, जी। वो ये है कि अगर गलत डायरेक्शन में चले भी गए तो यू कैन टेक 2 स्टेप्स बैक और फिर से एक सफ़र शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। कई दफ़ा मैंने देखा है कि कुछ आते हैं मेरे पास पेशेंट्स और कहते हैं यार हम ये नहीं बनना चाहते, लेकिन अब ये हम 2 साल कर चुके हैं और आई विश कि मैं 2 साल पहले होता तो फिर मैं ये करता। तो मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, 2 साल ही तो गए हैं। एंड आई थिंक स्टडी जो है वो इट्स अ मैराथन। ये नहीं है कि आपको ये 5 साल में अचीव करके 4 साल में एक डिग्री लेनी और यही करना है। मैंने बाहर के मुल्कों में जो सीखा है और समझा है, और अपने साथ कोलीग्स थे मेरे, एक मेरी कोलीग थी मेलबर्न में मेरे साथ, शी वॉज ऑस्ट्रेलियन, और उसने ज़िंदगी भर जनरल प्रैक्टिशनर थी। एट द एज ऑफ 62 आई थिंक शी रियलाइज्ड कि मुझे साइकेट्री करनी है। उसने अपना प्राइवेट क्लिनिक बंद किया, फिर से पढ़ाई शुरू की साइकेट्री की, और मेरे साथ ही उसने एग्ज़ाम दिया था और साइकेट्रिस्ट बन गई। और शी वाज सो हैप्पी दैट आई वांटेड टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट एट दैट एज। तो बड़ी बात है कि उसने उस एज में आके कहा अब मैं ये करना चाहती हूँ तो अब मैं ये करूँगी। राइट। देयर वाज नो प्रेशर, मटेरियलिस्टिक कोई नहीं था, उसका बड़ा घर था
अच्छा क्लिनिक था, रनिंग प्रैक्टिस थी, उसकी कोई और चीज़ नहीं थी, बस वो पैशनेट थी कि मुझे साइकियाट्री करनी थी। अब मैं उस वक्त नहीं किया, अब मैं करना चाहती हूँ। और इस तरह के बहुत बहुत से केसेस। एक साइकोलॉजिस्ट था मेरे साथ एनएस में, काउंटी क्लियर में, मैं बात आइलैंड की कर रहा हूँ। ही वॉज अ वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये कि उसने कहा मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ, फिर साइकाट्रिस्ट बनना चाहता हूँ। तो ऑल द वे जाके उसने फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस किया, 5 साल एमबीबीएस करके फिर उसने हाउस जॉब की, हाउस जॉब करके फिर साइकाट्री पढ़ी और फिर साइकाट्रिस्ट बना। और वो भी देखते ही देखते मेरे सामने वो पूरे प्रोसेस से गुजरा जब मैं आइलैंड में था। तो ऐसी बहुत सी, और इन लोगों को देख के मुझे फ़ख्र होता है कि जो सोचते हैं कि चलो अब मुझे ये नहीं करना था, या मैंने ये, मुझे एक रह गई ये रंजिश के मैं ये करना चाहता था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग अगर वो ये पहाड़ से फिर चढ़ते हैं, देखा जाए तो यही है ना, वो एक अचीव कर चुके हैं टारगेट्स, लेकिन कहते नहीं नहीं हमें ये टारगेट्स नहीं चाहिए थे। पैसा वो उनका इशू नहीं है, उनको फिर लर्न करना है, वो सीखना चाहते हैं कुछ, और सीखने के लिए फिर पहाड़ चढ़ने को तैयार हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तरक्की ऐसे नहीं होती, या सिर्फ तरक्की करने वाली कौमें जो होती हैं वो सोचती हैं, वो मेहनत करती है, मेहनत में स्ट्रेस नहीं लेती। मतलब वो स्ट्रेस ऐसा नहीं होता कि वो इंसान को खा ही जाए, वो स्ट्रेस वो होता है जो इंसान को तब्दील करता है पॉजिटिव वे में, उसको सिखाता है, उसकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा ब्रश करता है, चमकाता है, और बहुत कुछ सिखाता है उनको अपने लिए। सीख मतलब वो खुद में तब्दीली महसूस करते हैं जब सीखते हैं। तो ये कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है ना। देखिए इन्वेस्टमेंट्स ये इकोनॉमिस्ट अच्छा समझ सकता है, तो बेस्ट आई थिंक इन्वेस्टमेंट तो वो है, वो नहीं है जो बैंकों में पड़ी हुई है, या आपके मतलब सोने हैं, या फिर आपके शेयर्स हैं, या घर हैं, या प्रॉपर्टीज़ हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ व्हाट यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इमोशनली, फिजिकली जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक दिन आप अभी दुनिया से तो आपको जाना ही जाना है, विदाउट अ डाउट जाना है, लेकिन आप वो इन्वेस्टमेंट्स कतई लेके नहीं जाएंगे जो आप छोड़ के जा रहे हैं। डेफिनेटली ये भी इन्वेस्टमेंट आप लेके नहीं जाने वाले जो अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके साथ रह तो जिंदा तो रहेंगे ना। और जो दिन भी आप गुजारेंगे ज़िंदगी के एक एक दिन, वो आपको आप यूज़ कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को, उसकी यूटिलाइजेशन बेस्ट है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे बेहतर क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है।